लगभग 3 साल के बाद पॉलिटिक्स के जो गुरु है, जिनको हर कोई जानता है, शरद पवार जी, कल उनकी यहाँ पर आमद है, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारी ज़ोरों शोर से चालू है। इंडियन पॉलिटिक्स में उथल पुथल के बाद किस तरीके से फ्यूचर में काम करेगी एनसीपी, किस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम करेगी, ये सारी चीज़ों पर बात करने के लिए कल यहाँ पर शरद पवार जी यहाँ पे आने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट नीलेश जी यहाँ पे मौजूद है। सर, कल सर की जो है यहाँ पे उनकी मुलाकात है आप लोगों से, क्या क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से बड़ा ही आनंद का समय है, बड़ा ही हर्ष है, उल्लास है, जोश है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब लगभग 2.5-3 साल के बाद में मुंबई के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। और पवार साहब संबोधित भी किसे कर रहे हैं? तो नौजवान कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे युवा वर्ग में खुशी की लहर है कि पवार साहब के स्ट्रेचर का इतना बड़ा व्यक्तिमत्व, जिनको नरेंद्र मोदी जी भी अपना गुरु कहते हैं, जिनको पूरे राजनीति में एक बेताज बादशाह के नाम से पहचाना जाता है, जिनको राजनीति का चाणक्य का बाप कभी कई लोग वो कहते हैं, और इतना बड़ा व्यक्तिमत्व हम जैसे साधारण युवाओं के बीच में आके अपनी बात रखने वाला है। हमको मुंबई के लिए क्या करना चाहिए, देश की राजनीति में युवाओं का महत्व क्या है और देश की राजनीति की आज की दिशा क्या होनी चाहिए, ऐसे विभिन्न विषयों पर पवार साहब का मार्गदर्शन लेने के लिए पूरे मुंबई से युवा वर्ग बड़ी ताकत से आने वाला है। और निश्चित रूप से कल का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा यशस्वी और सफल होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। सर, हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स में जो उछाल चल रही है, उथल पुथल चल रही है, हर तरीके से जैसे मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में कैसे आप देखते हैं? निश्चित रूप से बड़ा ही बुरा माहौल है। पूरे देश में कहीं ना कहीं जातिवादी का राजनीति या राजकारण करने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की संस्था है, जो कहती है कि पिछले 1 साल में लगभग 1,62,000 बच्चों ने आत्महत्या की, और उसमें से लगभग 65% बच्चों ने निराशा से जॉब न मिलने के कारण आत्महत्या की। जब इतने बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके विषय में कहीं भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार उस विषय पे काम नहीं करना चाह रही है। लेकिन सरकार को करना क्या है, तो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कैडर को कहीं ना कहीं काम पे लगाना, मंदिर मस्जिद जैसे मसलों पे सवाल खड़े करना, साथ ही साथ में लव जिहाद जैसे विषय पे हज़ारों मोर्चों का आयोजन करना, और हिंदू मुस्लिम ये 2 रिलीजन में झगड़ा कैसा लगाया जाए जिसके कारण लोग प्रगति की बात ना करें, बढ़ती महंगाई की बात ना करें, शिक्षण की बात ना करें, आरोग्य की बात ना करें, देश के विकास की बात ना करें। इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस देश की सरकार की तरफ से हो रहा है। इस विषय की निंदा करने, जितनी निंदा करो उतनी कम है। इस निंदाजनक विषय के बारे में तो निश्चित रूप से खेद है, लेकिन उसके आगे चल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रगति और डेवलपमेंट की बात करने वाली, और यही पवार साहब कल क्या बात करेंगे हमसे, इसकी क्यूरोसिटी हम लोगों में है, और पवार साहब के आने का आकर्षण भी निश्चित रूप से। अच्छा सर, पवार साहब जब आएंगे क्या वक्त होगा, क्या टाइम से क्या टाइम तक ये सभा चलेगी? पवार साहब अंदाजन 5:30 बजे के आसपास शाम में यहाँ पे इस सम्मेलन में आएंगे, ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन है। और साथ में पवार साहब लंबे समय तक युवाओं के बीच में बात अपनी रखेंगे, साथ ही साथ में युवाओं से डिस्कशन करेंगे, अलग समाज के घटकों से मिलेंगे। फिर दलित समाज के लोग रहेंगे, मुस्लिम समाज के लोग रहेंगे, कुछ पत्रकारों से पवार साहब मिलने वाले, साथ ही साथ में रिक्शा वालों से पवार साहब मिलने वाले, कुछ बीएसटी के वर्कर से पवार साहब मिलने वाले। तो निश्चित रूप से जो समाज का घटक है दुर्लक्षित है और वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ के काम करने की उम्मीद रखता है, ऐसे हर कार्यकर्ता को, हर समाज के वर्ग को पवार साहब मिलने का कल काम करेगी। तो कल जैसे पवार साहब के जो आने का टाइम है, उस वक्त तो इफ्तारी का भी टाइम था, क्योंकि मुस्लिम युवा भी यहाँ पे पहुँचेंगे। निश्चित रूप से देश का सबसे पवित्र महीना या धर्म में रमज़ान महीना जिसको कहा जाता है, वो अभी चालू है। और रमज़ान जब हमारे मुस्लिम भाइयों का है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी का भी रोज़ा हमारे कार्यक्रम के कारण टूटे नहीं, इसलिए हम लोगों ने उनकी भी इफ्तारी की व्यवस्था कर रखी है। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में किसी भी मुस्लिम साथी का, हमारे मुस्लिम भाई का कोई भी रोज़ा टूटेगा नहीं, उनकी इफ्तारी का व्यवस्था होगा। साथ ही साथ में उनकी नमाज की जगह भी व्यवस्था की है, और इमाम साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि असर और ईशा की नमाज़ के लिए आप यदि हमको समय देंगे तो वहाँ पे नमाज़ करने की भी व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ पे की है। अच्छा सर, अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी 2-4 दिनों से जो हंगामा मचा हुआ है, जैसे माहिम के पीछे की दरगाह का जो उसको तोड़ने के लिए कहा गया, फिर अभी मुमरा को जो लेकर के माहौल बना हुआ है,
उनके ऊपर अभी जो नीलेश यादव है उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए कि वो कम से कम अभी 29 अप्रैल तक का वो यहाँ नहीं आ सकते, मुमरा में एंट्री बंद है उनकी। ये सारी चीज़ों को देख के कैसे आप महसूस करते हैं सर कि इतनी पुरानी दरगाह है या मस्जिद है उसको तोड़ने की बात की जा रही है? देखो, हम लोगों को बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है कि किसी भी धर्म का विरोध करके अपना घर नहीं चलता। लेकिन जिस प्रकार का राजनीति में माहौल है उसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि मुस्लिम धर्म के दरगाहों पे, मस्जिद पे गलत नज़र रख के राज ठाकरे साहब का घर चल रहा है। इसलिए उनको धर्म की राजनीति मुबारक हो। हम प्रगति की राजनीति करेंगे, हम दोस्ती की राजनीति करेंगे, हम देश के युवाओं को साथ में जोड़ने की राजनीति करेंगे और भारत के हर वर्ग की विकास की राजनीति करेंगे। सर, एमएनएस को हर बार देखा गया कि जो राज ठाकरे वो हर बार इसी चीज़ों पे राजनीति करते हैं। सारे जो पढ़ाई के मुद्दे हैं, पॉलिटिक्स की बात है, अगर देखा जाए तो धर्म पे ही आके सारी चीज़ें रुक जाती है। एजुकेशन पे बात नहीं करते, बेरोज़गारी पे बात नहीं करते, जो आम मजदूर मर रहा है उसकी बात नहीं करते। तो क्यों राज ठाकरे को आप कैसे देखते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसा काम करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। इस बार शायद बीजेपी ने अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो बीजेपी की भाषा बात करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं। निश्चित रूप से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र रमज़ान महीने में उनको भी जल्दी बुद्धि मिले, उनकी बुद्धि में वृद्धि हो और शांति का मार्ग वो जल्दी से अपना ले, ऐसी मनोकामना करते हैं। अच्छा सर, क्या माना जाए कि जो शरद पवार जी यहाँ आ रहे हैं तो क्या बीएमसी चुनाव जो अभी आने वाले हैं 2000 अभी जो आगे चुनाव है उसको लेकर के तैयारी है कि मार्गदर्शन देंगे किस तरीके से काम करना है, कैसे बीएमसी इलेक्शन में लड़ना है? निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा एम कोई रहता है तो लोगों के बीच में जाना, डेमोक्रेसी के माध्यम से, जमहूरियत के माध्यम से चुनाव को सामने जाना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं चुन के लाना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़े ताकत के साथ में इस बार मुंबई में खड़ी है। लोगों ने देखा है पिछले बार बीजेपी को कहीं ना कहीं 80-82 सीट देने का भारतीय जनता पार्टी को मुंबई के लोगों ने काम किया। बाद में उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के साथ सत्ता में नहीं आएंगे, हम वॉचडॉग रह के काम करेंगे। लेकिन ये वॉचडॉग कहाँ गए अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं। पिछले 5 सालों में वॉचडॉगों ने क्या काम किया कुछ मालूम नहीं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 52,000 करोड़ रुपए की बीएमसी के बजट को हड़पने का काम कहीं ना कहीं पे देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे साहब मिलके कर रहे हैं। ऐसा पूरे मुंबई में माहौल बन गया है। इलेक्शंस लेना नहीं चाहते, सिर्फ बजट की लूट कैसे हो उस पर ध्यान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएमसी की एफडी तोड़ो। एफडी पे नज़र रख के अगर बीएमसी का विकास करने की सोच रहे हैं या बीएमसी में झोल करने का सोच रहे हैं तो ऐसी राजनीति हमको नहीं करनी। मुंबई की विकास की राजनीति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और इसलिए आने वाले समय में निश्चित रूप से चुनाव में जब सामने जाएंगे हम तो हॉस्पिटल्स की बात लेके जाने वाले, एजुकेशन सेक्टर में हम लोग बात लेके जाने वाले, गार्डन्स की बात लेके जाने वाले। कई बच्चों निराश हो रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम्स कैसे उपलब्ध कराए जाए उसकी बात लेके जाने वाले, कल्चरल सेंटर्स कैसे हम लोग कहीं ना कहीं उपलब्ध करा के दे उसकी बात हम लोग लेके जाने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का रेट कैसे कम हो उसकी बात हम लोग लेके जाने वाले। प्रगति लोगों की कैसी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। निश्चित रूप से आने वाला महानगर पालिका का चुनाव बृहन्मुंबई महानगर पालिका में राष्ट्रवादी के लिए सुनहरा समय लेके आएगा, इसका हमें विश्वास है। सर, कहीं ना कहीं वोटर्स भी बड़े वो करे क्या करे क्या कि हर अलग अलग पार्टी अलग चीज़ों के दावे करते हैं। वोटर्स को क्या अपील करेंगे? वोटर्स ने हर चीज़ देख ली है। शिवसेना देख ली है, कांग्रेस देख ली है, बीजेपी देख ली है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से मुंबई छोड़ के जहाँ जहाँ उनकी सत्ता आई फिर वो पुणे, पिंपरी चिंचवड़ देख लिया है, न्यू मुंबई देख लिया है। इसलिए आज मुंबई का भी वोटर मुंबईकर भी चाहता है कि जिस प्रकार से पवार साहब के विजन से न्यू मुंबई का डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ पूना का डेवलपमेंट हुआ, पिंपरी चिंचवड़ का डेवलपमेंट हुआ, उसी प्रकार का डेवलपमेंट अभी पवार साहब के रूप में आगे आए और पवार साहब अपने मार्गदर्शन में मुंबई का भी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से करे। इसलिए मुंबई के लोग इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बड़ी ताकत के साथ में सपोर्ट करने का काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। एनसीपी के युवा नेता भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान ड्यूटे, हर कोई इन्हें जानता है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल शरद पवार जी की यहाँ पे आमद है। यही है कि हमारे कुछ बेसिक जो मुद्दे हैं जो स्लम के, मैं खास करते जो है मैं ईशान्य मुंबई का जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं कोशिश करूँगा और मैं जहाँ से आता हूँ शिवाजी नगर मानपुर तालुके से, मैं खास करते जो झोपड़पट्टी के जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन की जो सुविधाएं का प्रॉब्लम है काफ़ी, उस पर बात करूँगा पवार साहब के सामने और कोशिश करूँगा मैं
स्लम के लोगों के जो फ़ोटो पास के लिए लाख लाख 1.5 लाख रुपया लिया जाता है, उसको हम लोग 20 से 25 हज़ार रुपये में लोगों को कैसे दे सकते हैं, उस पर हम लोग ये करेंगे। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है 300 यूनिट तक फ्री चार्ज, वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी अगर बीएमसी में हमारा जो भी हमारी युति के साथ महापौर बैठेगा, तो हम लोग 300 यूनिट तक बिजली कैसे मुफ्त करा सकते हैं या उसको रेट कैसे कम कर सकते हैं, इस बारे में मैं प्रॉपरली जो बुनियादी, क्योंकि मैं स्लम से आया हुआ एक कार्यकर्ता हूं, तो इसीलिए मैं बुनियादी चीज़ों पर कोशिश करूंगा पवार साहब के सामने सब बात रखने की। सर, जो शिवाजी नगर मानकुर्द की अगर आप बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर आपको डंपिंग आपको देखने के लिए बड़ी समस्या है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो SMS एक कंपनी है जो मौत की कंपनी के नाम से जानती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब तक जो कंपनी है वैसे ही ठस के मस नहीं होने को तैयार है। देखिए कैसा है, अभी इस बार जो है आपको पता होगा कि महाराष्ट्र विरोधी पक्ष नेता जो है अजित दादा पवार हैं, इस वक्त स्पेशली अभी तक जब इससे पहले भी 3 से 4 बार आवाज़ अबू आसिम आजमी साहब ने उठाए और उस पर बराबर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है करके, इस बात को बाकायदा अजित दादा ने ये बोलकर आवाज़ उठाया कि वहाँ पे भी आम लोग जो रह रहे हैं वो भी इंसान है, और वहाँ से कैसे भी करके वो कंपनी को हटाने का आप तरतूद करो, और अगर इसका रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर ये एनसीपी के सामने ये बात रही जाएगी एनसीपी के सामने, और ये एनसीपी फिर अपने स्टाइल में इसको दिखाएगी कैसे हटाना है। अच्छा, ये जो आने वाले इलेक्शन है BMC के, उस चुनाव में आपकी भी तैयारी है, राइट? ऐसे ही कुछ है? जी इंशाल्लाह ज़रूर, अगर लोगों का काम कर रहे हैं तो तैयारी रहेगी ज़रूर। समाजवादी पार्टी के सारे कॉरपोरेटर्स हैं आपके इलाके में, तो आप उसको कैसे देख सकते हैं? क्योंकि काफ़ी 3 बार टर्म से समाजवादी पार्टी ही हमेशा से वहाँ पे रही है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि पावर एक जगह स्टेबल नहीं होता है, पावर शिफ्ट होता है, और मैं किसी की बुराई कर नहीं आना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर लोगों के सामने अच्छा काम और डेवलपमेंट का काम कैसे करूँगा, ये बताकर मैं आऊँगा, और लोगों के सामने मैं मेरा डेवलपमेंट का आगे का विज़न रख के आऊँगा। आज तक लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक विज़न क्या होता है डेवलपमेंट का। मैं वो विज़न रखकर लोगों को कन्विंस करूँगा कि भाई ये मेरा विज़न है, मेरा एजुकेशन आपको देना मोटिव है, मेरा हर एक डॉक्यूमेंट फ्री में आपके घर तक कैसे बनेगा वो मेरा मोटिव है। मेरे इलाके माँ बहनें कहीं बाहर नहीं जा सके, और यहीं मेरे इलाके की बच्चियाँ कैसे एजुकेशन अपने इलाके में ले सकती, वो मेरा ये है टारगेट रहेगा। और ख़ास करते BMC में CBSE बोर्ड का 10 तक के कैसे हो सकता है, ये सब मेरा विज़न रहेगा, और इस बेस पर मैं आऊँगा लोगों के सामने। अच्छा, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या मैसेज क्या देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्षेत्र के लोगों को ये मालूम है कि मैंने 5-5 किलो राशन बांटने का झूठा नाटक नहीं किया। 500 लोगों को राशन कार्ड बना के दिया। और अभी आपको एक खुशखबरी और बताता हूँ, इस पर भी आप न्यूज़ चलाना। अभी तक के 18 से 20 हज़ार जो पानी का कनेक्शन के लिए लिया जाता था, जो लोगों से लूटा जाता था, और लेने के बाद में भी साल भर उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता था, उस पर हम लोग 7,800 रुपये में पानी का कनेक्शन घर बैठे लोगों को डॉक्यूमेंट पहले बना के दे रहे हैं, फिर कनेक्शन करा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आपको रमज़ान में ही मैं ये 20 कनेक्शन की शुरुआत आएगी। ये थे हमारे साथ इरफान ड्यूटी, जो कि शिवाजी नगर मानकुर्द के युवा नेता है NCP से। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कल शरद पवार के यहाँ पे, जो शरद पवार जी है, वो उनके यहाँ पे आमद है और कल वो यहाँ आने वाले हैं। किस तरीके से BMC चुनाव की तैयारी होगी, किस तरीके से युवा लोग इस पे काम करेंगे, उस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। कोशिश करेंगे कल की अपडेट भी हम आपको दे सकें कि शरद पवार जी का जो यहाँ पर जो भाषण होगा उसको लाइव कर सके। आप हमारे साथ बने रहिए नुक्कड़ लाइव पे। मेर चेंबूर फाइनल मुंबई।